हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूँ सर, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नर्सिंग लेक्चर एंड जॉब। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि जो हमारा 7 टॉपिक था सीएचओ का, उसको हम देखेंगे। ये शायद 7 या 8 टॉपिक होगा, मेरे को कंफर्म याद नहीं है। तो ये हमारा मेंटल हेल्थ एक्ट एंड डी एडिक्शन प्रोग्राम, ठीक है। इसको हम लोग थर्ड ईयर में, जो बीएससी नर्सिंग वाले हैं उन्होंने थर्ड ईयर में, जीएनएम नर्सिंग वालों ने भी सेकेंड ईयर में पढ़ा ही होगा इसको, कि जो मेंटल सब्जेक्ट है, मेंटल हेल्थ नर्सिंग है, उसमें ये ड्रग एडिक्शन या मेंटल हेल्थ एक्ट, डी एडिक्शन प्रोग्राम जो है, ये सारा चीज़ दिया गया है। इसमें थोड़ा सा उसको और दिया हुआ है, उसी को ही दिया है पूरा। चाहो तो आप उस बुक से भी पढ़ सकते हो, और सीएचओ की प्रिपरेशन के लिए पढ़ना चाहो तो इसमें से भी पढ़ सकते हो आप लोग, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। सब्सक्राइब करने से आपको डेली डेली सारे वीडियो मिल जाएंगे। साथ में जितनी भी वैकेंसी आ रही है अभी स्टाफ नर्स से रिलेटेड, सीएचओ से रिलेटेड, सारी वैकेंसी के बारे में आपको पता चल जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे इसके ऑब्जेक्टिव इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन: मेंटल हेल्थ इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ हेल्थ एंड इज मोर देन द एब्सेंस ऑफ मेंटल इलनेस, ठीक है। मेंटल हेल्थ किसको बोलेंगे? ये क्या होता है? इंटीग्रल पार्ट होता है हमारे हेल्थ का, और ये एब्सेंस ऑफ मेंटल इलनेस। जब कोई भी मेंटल इलनेस नहीं होगा तब क्या होगा? हमारा मेंटल हेल्थ वेल कहलाएगा। एज पर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO, मेंटल हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ वेल बीइंग इन विच एवरी इंडिविजुअल रियलाइज हिज और हर ओन पोटेंशियल, कैन कोप with the normal stress of life, can work productively and fruitfully, and is able to make a contribution to her or his community। यहाँ पे क्या बोला गया है कि WHO मेंटल हेल्थ जो है वो एक स्टेट है वेलबींग का, जिसमें हर एक इंडिविजुअल अपने ओन पोटेंशियल, अपने जो भी स्ट्रेस प्रॉब्लम होता है उसको कोप अप कर सकता है, और अपनी प्रोडक्टिविटी फ्रूटफुली, तो ये सारी चीज़ को कम्युनिटी में मेंटेन करके रखता है, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है? मेंटल हेल्थ केयर बिल 2013, ये इंपॉर्टेंट है। मेंटल हेल्थ केयर बिल 2013। तो मेंटल हेल्थ केयर बिल 2013 विच रिपील्स मेंटल हेल्थ एक्ट 1987। तो मेंटल हेल्थ एक्ट कब बनाया गया? 1987 में। वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन द राज्यसभा ऑन अगस्त 19 2013। देखो, यहाँ पे जो मेंटल हेल्थ एक्ट है वो 1987 में बनाए गए हैं, और इसको इंट्रोड्यूस किया गया राज्यसभा द्वारा कब? 19 अगस्त 2013 में। द न्यू बिल वॉज इंट्रोड्यूस्ड विथ एन एम टू adequately protect the rights of person with mental illness and promote their access to mental health care। यहाँ पे ये जो नया बिल क्यों बनाया गया 2013 में? ताकि जो प्रोटेक्ट राइट है, मेंटल हेल्थ इल जो पर्सन है उसके राइट्स को प्रोटेक्ट कर सके, और उसको मेंटल हेल्थ केयर उसको प्रोवाइड कर सके। इसके लिए 2013 में फिर से ये बिल बनाया गया मेंटल हेल्थ एक्ट पे। की फीचर्स: राइट्स ऑफ पर्सन विथ मेंटल इलनेस, जो भी मेंटल इलनेस पर्सन उसके राइट को प्रोटेक्ट कर सके, ये की फीचर है। एडवांस डायरेक्टिव: सेटिंग अप ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट मेंटल हेल्थ अथॉरिटी। राइट ऑफ पर्सन में है every person shall have the right to access to affordable and quality mental health care and treatment for services run और फंडेड बाय द गवर्नमेंट। यहाँ पे ये है कि राइट्स का मतलब यहाँ पे कि जो भी गवर्नमेंट के द्वारा जो भी क्वालिटी मेंटल हेल्थ केयर या अफोर्डेबल जो भी राइट्स जो गवर्नमेंट के द्वारा बनाए गए हैं मेंटल इल पेशेंट के लिए, जो भी सर्विसेज लाए हैं वो सारी चीज़ को प्रोवाइड करना, ये और जो भी उसके राइट्स है उसको फुलफिल करना मेंटल इल पेशेंट का, ये राइट्स में आ जाएंगे। फिर तो यहाँ पे जो है इनका राइट्स दिया हुआ है, आप लोग चाहो तो इसको नोट्स बना सकते हो, या तो फिर इसको ऐसे यहीं वीडियो से ही डायरेक्ट पढ़ सकते हो। तो यहाँ पे जो फर्स्ट थर्ड है, सेटिंग अप ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट मेंटल हेल्थ अथॉरिटी, और क्या करना? सेटिंग करना स्टेट एंड सेंट्रल एंड स्टेट मेंटल हेल्थ अथॉरिटी। फिर फोर्थ है मेंटल हेल्थ रिव्यू कमीशन एंड बोर्ड। मेंटल हेल्थ में क्या करते हैं? रिव्यू करते हैं बोर्ड एंड कमीशन। द बोर्ड विल हैव द पावर टू रजिस्टर, रिव्यू, अल्टर, कैंसल ऑन एडवांस डायरेक्ट। तो यहाँ पे ये दिया है कि पूरे ये जो बिल बनाए गए हैं उसमें क्या क्या इंक्लूड है, वही दिया हुआ है 2013 के, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग पढ़ लेना इसको। फिर उसके बाद आता है मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017।
फिर 2013 के बाद 2017 में बनाया गया, उसमें क्या हुआ, द मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017, ये केयर एक्ट है, ठीक है, और वो मेंटल हेल्थ एक्ट था 1989। फिर यहाँ पे 2017 में मेंटल हेल्थ केयर एक्ट बनाया गया, वॉज पास्ड ऑन 7 अप्रैल 2017, और ये कब पास हुआ, 7 अप्रैल 2017 को, एंड कम इनटू फोर्स फॉर्म 7 जुलाई 2018। और कब ये आया, 2007 जुलाई 7 जुलाई 2018। तो ये जो मेंटल हेल्थ केयर एक्ट है 2017 में बनाया गया था, पास किया गया 7 अप्रैल 2017, और एक साल बाद ये आया, लागू हुआ बोल सकते हो इसको, 7 जुलाई 2018 में। दिस एक्ट suppressed the previously existing the mental health act, यहाँ पे कौन सा सन दिया है, that was passed on 2020 में 1987। और ये जो है प्रीवियसली जो मेंटल हेल्थ एक्ट बनाए गए थे उसके उसको यहाँ पे 22 मई 1987 में पास किया गया, ठीक है। फिर द रिवाइज्ड मेंटल हेल्थ केयर एक्ट फुलफिल इंडिया, और ये जो रिवाइज्ड मेंटल हेल्थ एक्ट जो बनाया गया है, केयर एक्ट, वो क्या करता है, इंडिया की जो भी नीड्स है उसको फुलफिल करती है। ऑब्लिगेशन टूवर्ड द कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ पर्सन, और यहाँ पे जो पर्सन का राइट है उसको देखा गया। तो यहाँ पे मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017 में एन एक्ट टू प्रोवाइड फॉर मेंटल हेल्थ केयर एंड सर्विसेज फॉर पर्सन विथ मेंटल इलनेस टू प्रोटेक्ट प्रमोट फुलफिल द राइट्स सच पर्सन ड्यूरिंग डिलीवरी ऑफ द मेंटल हेल्थ केयर फॉर मैटर्स कनेक्टेड देयर विथ और इंसिडेंट्स द। तो यहाँ पे कुछ लाइंस जो है कट चुके हैं। यहाँ पे ये है कि मेंटल हेल्थ केयर एक्ट का, कि यहाँ पे जो भी मेंटल इल पेशेंट है उसके राइट्स को और उसके वो जो सर्विसेज है मेंटल हेल्थ केयर है, ये सारा चीज़ प्रोवाइड करना, प्रोटेक्ट करना एंड प्रमोट करना उनके हेल्थ को। तो यहाँ पे जो मेंटल हेल्थ एक्ट है उसमें जो है 11 जो चैप्टर्स हैं, तो यहाँ पे चैप्टर को देख लेते हैं हम लोग। इसको हम लोग जो है हमारे 3rd ईयर में भी पढ़ा हुआ है, जो बीएससी मेंटल हेल्थ नर्सिंग है उसमें। तो एक बार देख लेते हैं कि कितने इसमें चैप्टर हैं। 11th या 10th चैप्टर है इसमें, ठीक है। तो फर्स्ट है हमारा प्रीलिमिनरी, फर्स्ट है प्रीलिमिनरी। तो इसमें क्या होता है, शॉर्ट टाइटल, डिफिनीशन, एक्सटेंड एंड कमेंट। It deals with short title, definition, extent and commencement. Mental illness means a substantial disorder of thinking, mood, perception, orientation or memory that grossly impair judgment, behavior, capacity to rigidity or ability to meet the ordinary demand of life. Mental condition associated with the above abuse of alcohol and drug, but does not include mental retardation, which is condition of arrested or incomplete development of mind। मतलब यहाँ पे पूरा मेंटल इलनेस के बारे में बताया गया है कि कौन कौन से चेंजेस होते हैं, किसकी वजह से होती हैं, और कौन कौन से सिचुएशन में, जैसे अल्कोहल हो गया, ड्रग हो गया, इसमें मूड चेंज होते रहते हैं, थॉट, थिंकिंग, परसेप्शन, ये सारा चीज़ जो है चेंज हो जाती हैं। तो ये मेंटल इलनेस का कंडीशन होता है। फिर यहाँ पे मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल, और यहाँ पे मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल में आल्सो इंक्लूड अ प्रोफेशनल हैविंग अ पोस्ट ग्रेजुएटेड डिग्री आयुर्वेदा इन मनोविज्ञान, आयु मानस रोगा, और पोस्ट ग्रेजुएटेड डिग्री होम्योपैथी। तो इसमें जो है जो यूनानी, होम्योपैथी, सिद्धा, मतलब जो प्रोफेशनल होते हैं, जो ट्रीट करने वाले होते हैं, जो केयर प्रोवाइड करने वाले होते हैं, वो आते हैं इसमें। फिर उसके बाद है मेंटल हेल्थ स्टेबलाइजमेंट, कि क्या क्या स्टेबलाइज किया गया था मेंटल हेल्थ में, मीन्स एनी हेल्थ स्टेबलाइजमेंट इंक्लूडिंग आयुर्वेदा, योगा, नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी stabilization by whatever name called, either wholly or partially meant for the care of person with the mental health stabilized, owned, controlled or maintained by the appropriate government, local authority, trust, whether private or public, corporation, कोऑपरेटिव सोसाइटी, ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे ये है मतलब कि मेंटल हेल्थ स्टेबलाइजमेंट में जो यहाँ पे मेंटल इलनेस को ट्रीट करने के लिए, मेंटल हेल्थ केयर के लिए जो आए,
वो मतलब इसमें इंक्लूड हुए हैं, ठीक है। जैसे कुछ कुछ यहाँ पे आयुर्वेदा हो गया, यूनानी, नेचुरोपैथी, सिद्धा, होम्योपैथी, और जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, अथॉरिटी है, ये सारा चीज़ इसमें आ जाएंगे। फिर आता है हमारा चैप्टर सेकंड। तो सेकंड चैप्टर में डील विथ मेंटल इलनेस एंड कैपेसिटी टू मेक मेंटल हेल्थ केयर एंड ट्रीटमेंट डिसीजन। तो यहाँ पे क्या करते हैं कि जो मेंटल हेल्थ इलनेस है उसके बारे में बताते हैं, उसकी कैपेबिलिटी कैपेसिटी के बारे में बताते हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ मेंटल इलनेस की मेंटल इलनेस को डिटरमाइन करते हैं, कैपेसिटी टू मेक मेंटल हेल्थ केयर एंड ट्रीटमेंट डिसीजन, और मेंटल हेल्थ इलनेस को डिसाइड करने के बाद, या मतलब यहाँ पे क्लासिफिकेशन दिया जाता है, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन मेंटल हेल्थ इलनेस को आइडेंटिफाई करने के लिए, फिर उसका ट्रीटमेंट और हेल्थ केयर प्लान उसके लिए डिसीजन किया जाता है। ये हमारा किसमें, सेकंड चैप्टर में है। फिर आता है हमारा थर्ड चैप्टर, जिसमें होता है यहाँ पे कुछ कुछ नोट्स दिए हुए हैं इस पेज में, तो इसको आप लोग पढ़ सकते हो, और बट यहाँ पे हम लोग की पॉइंट को देखेंगे, ठीक, क्योंकि इसको ऑलरेडी मेंटल हेल्थ नर्सिंग में पढ़ चुके हैं। चैप्टर थर्ड में है एडवांस डायरेक्टिव। Advance directive, every person except minor has right to take advance directive by writing specific any or all of the following namely। तो इसमें चैप्टर थर्ड है एडवांस डायरेक्टिव। इसमें क्या होता है, द वे द पर्सन विशेस टू बी केयर्ड फॉर एंड ट्रीटेड फॉर अ मेंटल इलनेस। यहाँ पे ये रहता है कि पेशेंट जो रहता है मेंटल इलनेस उसको केयर प्रोवाइड करना रहता है, एंड ट्रीटमेंट देना रहता है। द वे द पर्सन विशेस नॉट टू बी cared for and treated for a mental illness, the individual or individuals in order of precedence he wants to appoint as his nominated representative as provide under section 14 manner of making advance directive। फिर आता है आपका चैप्टर थर्ड का ही है रिवोकेशन, अमेंडमेंट और cancellation of advance directive not to apply to emergency treatment, duty to follow advance directive, power to review, alter, modify or cancel advance directive, review of advance directive, लाइबिलिटी ऑफ मेडिकल हेल्थ प्रोफेशनल इन रिलेशन टू एडवांस डायरेक्टिव। तो ये पूरा एडवांस डायरेक्टिव में आएंगे आपके। फिर उसके बाद आता है आपका चैप्टर फोर नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेटिव। इसमें क्या होता है कि अपॉइंटमेंट एंड रिवोकेशन ऑफ नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ माइनर। तो यहाँ पे ये रहता है कि notwithstanding anything contained in section 14, in case of minors the legal guardian shall be their nominated representative unless the concerned board order otherwise under subsection। मतलब यहाँ पे जो माइनर कैटेगरी के पेशेंट होते हैं, जैसे छोटे बच्चे हो गए, ठीक है, तो उन लोगों की कैटेगरी है, तो वहाँ पे उनके गार्जियन जो है यहाँ पे क्या होते हैं, नॉमिनल बनते हैं। फिर रिवोकेशन, अल्टरेशन और नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेटिव बाय बोर्ड, ड्यूटीज ऑफ नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेटिव्स, यह भी वही बोला गया है फोर्थ चैप्टर में। फिर उसके बाद है फिफ्थ चैप्टर, जिसमें है राइट्स। तो जितने राइट्स हैं मेंटल हेल्थ पर्सन की वो आ जाएंगे यहाँ पे। तो कौन कौन से राइट्स हैं, राइट टू असेस मेंटल हेल्थ केयर, कि उनको मेंटल हेल्थ केयर दिया जाए, ये राइट्स होते हैं। राइट टू कम्युनिटी लिविंग, जीने का अधिकार होता है कम्युनिटी में। राइट टू प्रोटेक्ट फ्रॉम क्रूल, इनह्यूमन एंड डिगार्डिंग ट्रीटमेंट, और जो भी ट्रीटमेंट है, क्रूल है, ये सारी चीज़ से उसको प्रोटेक्ट करने की राइट्स होती हैं, बचने की। फिर क्वालिटी एंड नॉन डिस्क्रिमिनेशन, इसकी राइट होती है। राइट टू इन्फॉर्मेशन, उनको जानने का अधिकार होता है। राइट टू कॉन्फिडेंशियलिटी। फिर रिस्ट्रिक्शन ऑन रिलीज ऑफ इंफॉर्मेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ मेंटल इलनेस का रिस्पेक्ट करना होता है। राइट टू असेस मेडिकल रिकॉर्ड को देख सकते हैं, जान सकता है वो। राइट टू पर्सनल कॉन्टैक्ट एंड कम्युनिकेशन करने की भी राइट होती है। राइट टू लीगल एड्स, तो ये सारी चीज़ की राइट होती है। रिफर द नोटिफिकेशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017 को देखेंगे तो आप लोग को और राइट्स जो है पता चल जाएंगे। फिर आता है आपका चैप्टर 6 ड्यूटी ऑफ अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट का ड्यूटी क्या होता है इस मेंटल हेल्थ एक्ट में, प्रमोशन ऑफ मेंटल हेल्थ एंड प्रिवेंशन ऑफ प्रोग्राम, जितने भी प्रिवेंटिव प्रोग्राम को लॉन्च करना और मेंटल हेल्थ को क्या करना, प्रमोट करना। फिर क्रिएटिव अवेयरनेस अबाउट मेंटल हेल्थ एंड इलनेस
एंड रिड्यूसिंग स्टिग्मा एसोसिएटेड विद मेंटल इलनेस। मेंटल इलनेस को क्या करना, मेंटल इलनेस से रिलेटेड कम्युनिटी लेवल पे अवेयरनेस बढ़ाना और इलनेस के बारे में बताना, और साथ में जो उसके रिड्यूस करना, जो भी स्टिग्मा है, जो मिसबिहेव है, ये सारी चीज़ को उसका रिड्यूस करना मेंटल हेल्थ से रिलेटेड। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट टू टेक मेजर एज रिगार्ड टू ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग एक्सेट्रा। कोऑर्डिनेशन विथ अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट के साथ कोऑर्डिनेशन होकर चलना। तो ये हमारे चैप्टर 6 में आएंगे कि गवर्नमेंट की क्या क्या ड्यूटी है मेंटल हेल्थ से रिलेटेड। तो उनको क्या करना है कि प्रिवेंट करना है, फिर उसके बाद जो कम्युनिटी है में मिसबिहेव है वो सबको ट्रीट करना है, जो भी स्टिग्मा वगैरह है उसको हटाना है। फिर 7 चैप्टर में आता है आपका जनरल मेंटल हेल्थ अथॉरिटी। ठीक है, तो जनरल मेंटल हेल्थ अथॉरिटी में स्टेबलाइजमेंट ऑफ सेंट्रल अथॉरिटी, यहाँ पे जो है सेंट्रल अथॉरिटी का स्टेबलाइजमेंट होता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि द सेंट्रल गवर्नमेंट शैल विद इन पीरियड ऑफ 9 months फ्रॉम द डेट ऑन which this act receive the assent of the president by notification stabilized for the purpose of this act in authority to be known as the सेंट्रल मेंटल हेल्थ अथॉरिटी। मतलब यहाँ पे जो है सेंट्रल मेंटल हेल्थ अथॉरिटी में की अथॉरिटी होती है एक्ट से रिलेटेड। कंपोजिशन ऑफ सेंट्रल अथॉरिटी, इसमें क्या होती है कि कंपोजिशन होती है सेंट्रल अथॉरिटी की। द टर्म ऑफ ऑफिस, सैलरीज एंड अलाउंस ऑफ चेयरपर्सन एंड अदर मेंबर, रिजिग्नेशन एंड फिलिंग ऑफ वैकेंसीज, ये सारी जो मेंटल हेल्थ अथॉरिटी होती है उनको, मतलब मेंटल हेल्थ जो है, मेंटल हेल्थ हॉस्पिटल्स जो है उसको चलाने के लिए बहुत सारे अथॉरिटी होती हैं। कंपोजिशन की अथॉरिटी, सैलरी से रिलेटेड, ऑफिस अलाउंस, चेयरपर्सन, ये सारी चीज़ें, रेजिग्नेशन एंड फिलिंग ऑफ वैकेंसीज, वैकेंसी एट्सेट्रा। Not to invalid proceed state authority member, not to be participated in meetings and certain assess officer and other employees state authority, function of chief executive officer of state authority। तो ये सारी चीज़ों का फंक्शन होता है मेंटल हेल्थ अथॉरिटी का। ठीक, फिर आता है आपका 8th जो चैप्टर है वो स्टेट मेंटल हेल्थ अथॉरिटी। तो ये जो था हमारा, ये था सेंट्रल मेंटल हेल्थ अथॉरिटी। ठीक है, अब आता है स्टेट मेंटल हेल्थ अथॉरिटी। तो ये क्या होते हैं, गिव्स प्रोविजन ऑफ फॉर्मिंग स्टेट मेंटल हेल्थ अथॉरिटी, मतलब ये पूरा स्टेट लेवल पे देखेंगे मेंटल हेल्थ को। स्टेबलाइज ऑफ स्टेट अथॉरिटी, कंपोजिशन ऑफ स्टेट अथॉरिटी, टर्म ऑफ ऑफिस, सैलरी, अलाउंस ऑफ चेयरपर्सन एंड अदर मेंबर, तो सब चीज़ को ये स्टेट लेवल पे देखेंगे। फिर आता है चैप्टर 9 जिसमें है फाइनेंस, अकाउंट एंड ऑडिट। इसमें जो है जितना भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट वगैरह होता है वो आता है हमारा। तो यहाँ पे चैप्टर 9 में ग्रांट बाय सेंट्रल गवर्नमेंट टू सेंट्रल अथॉरिटी, सेंट्रल मेंटल हेल्थ अथॉरिटी फंड, अकाउंट एंड ऑडिट ऑफ सेंट्रल अथॉरिटी। ऑडिट मीन्स उसको एग्जामिनेशन करना, जो भी केयर है, जो भी सर्विसेज है उसको। एनुअल रिपोर्ट ऑफ सेंट्रल अथॉरिटी, यहाँ पे एनुअल रिपोर्ट बनाना। ग्रांट बाय स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट मेंटल हेल्थ अथॉरिटी फंड, अकाउंट एंड ऑडिट ऑफ स्टेट अथॉरिटी, एनुअल रिपोर्ट ऑफ स्टेट अथॉरिटी। मतलब यहाँ पे जो सेंट्रल और स्टेट है वहाँ का फंड्स को देखना, वहाँ की ऑडिट को मेंटेन करके रखना, एग्जामिनेशन करना और एनुअल रिपोर्ट प्रिपेयर करना स्टेट लेवल पे और सेंट्रल लेवल पे। ठीक है, तो ये हमारा 9 चैप्टर है। फिर आता है हमारा 10 चैप्टर जो जिसमें है मेंटल हेल्थ स्टेब्लिशमेंट। फिर यहाँ पे क्या करना है, मेंटल हेल्थ को स्टेबलाइज करना। कैसे करेंगे मेंटल हेल्थ को स्टेबलाइज, तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट है रजिस्ट्रेशन ऑफ मेंटल हेल्थ स्टेबलाइजमेंट। यहाँ पे फर्स्टली रजिस्ट्रेशन करना, फिर प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन, इंस्पेक्शन एंड इंक्वायरी ऑफ मेंटल हेल्थ स्टेबलाइजमेंट। तो यहाँ पे क्या करना, फर्स्टली प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन, इंस्पेक्शन एंड इंक्वायरी ऑफ मेंटल हेल्थ स्टेबलाइजमेंट, ऑडिट ऑफ मेंटल हेल्थ स्टेबलाइजमेंट, फिर इंस्पेक्शन एंड इंक्वायरी, अपील टू हाई कोर्ट अगेंस्ट ऑर्डर ऑफ अथॉरिटी, सर्टिफिकेट फीस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ मेंटल हेल्थ स्टेबलाइजमेंट, मेंटेनेंस ऑफ रजिस्टर ऑफ मेंटल हेल्थ स्टेबलाइजमेंट इन डिजिटल फॉर्मेट, ड्यूटी ऑफ मेंटल हेल्थ स्टेबलाइजमेंट टू डिस्प्ले इंफॉर्मेशन। तो ये सारा चीज़ को क्या है बताना रहता है जो स्टेबलाइज करते हो, कि रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड, फीस से रिलेटेड, इंस्पेक्शन वगैरह चेक करना। ठीक है, तो ये सारा चीज़ जो है यहाँ पे आ जाता है, कैसे स्टेबलाइज करना उसमें। फिर जो लास्ट है हमारा 11 चैप्टर। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने पहले ही बोला था 11 चैप्टर होता है, बट इसमें 12th 13, तो यहाँ पे
14, यहाँ पे बहुत सारे दिए गए हैं चैप्टर्स, ठीक है, 15-16 चैप्टर दिए गए हैं। बट हम लोगों ने जो है मतलब आप लोगों के जो मेंटल हेल्थ की जो बुक है उसमें जो है 13 या 11 चैप्टर दिए हुए हैं, ठीक। तो यहाँ पे जो है मेंटल हेल्थ आपका 10 चैप्टर तक हुआ था, फिर आता है 11 चैप्टर मेंटल हेल्थ रिव्यू बोर्ड्स। तो इसमें क्या होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मेंटल हेल्थ रिव्यू बोर्ड्स, कंपोजिशन ऑफ बोर्ड, टर्म एंड कंडीशन सर्विसेज चेयरपर्सन मैम। तो यहाँ पे बोर्ड लेवल पे होता है यहाँ पे पूरा काम। और फिर एडमिशन, ट्रीटमेंट एंड डिस्चार्ज ऑफ द मेंटल हेल्थ पर्सन का एडमिशन लेना, डिस्चार्ज करना, ट्रीटमेंट करना, ये सारा चीज़ 12 चैप्टर में आएंगे। फिर जो 13, ठीक, फिर यहाँ पे जो 12 चैप्टर का ये है, ये प्रोहिबिटेड प्रोसीजर करेंगे, इलेक्ट्रो कन्वल्सिव थेरेपी देंगे, ये सब ट्रीटमेंट में आ जाएंगे। फिर 13 जो चैप्टर है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अदर एजेंसी की, अदर एजेंसी इसमें कौन कौन से इंक्लूड है और उनकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी वो आएंगे। फिर 14 जो चैप्टर होते हैं इसमें ऑफेंस एंड पेनाल्टीज, तो पेनाल्टी वगैरह कोई भी मिसबिहेव वगैरह कर रहे हैं तो उसके लिए पेनाल्टी वगैरह बनाया गया है, ठीक है। तो ये इसमें आ जाएंगे। फिर उसके बाद चैप्टर जो है आपका 15, तो इसमें मिसलेनियस और कुछ कुछ है, पावर टू कॉल फॉर इंफॉर्मेशन, सेंट्रल गवर्नमेंट टू इशू डायरेक्शन, सेंट्रल गवर्नमेंट सुपरसीड्स सेंट्रल अथॉरिटी, डील विद द पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू इशू डायरेक्शन इन स्पेशल प्रोविजन फॉर स्टेट इन नॉर्थ ईस्ट एंड हिल स्टेट, हिली स्टेट, ठीक है। तो यहाँ पे मिसलेनियस और कुछ कुछ है। तो यहाँ पे टोटल हमने ये जो है हमारा 15 चैप्टर थे, फिर ये 15 का ही है। तो यहाँ पे लास्ट जो है सुसाइड भी आ जाता है इसी में, ठीक है, सुसाइड से रिलेटेड। तो सुसाइड द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट shall have a duty to provide care, treatment and rehabilitation to a person having several stress and who attempt to commit suicide to reduce their risk recurrence of attempt to commit suicide। तो यहाँ पे जो सुसाइड से रिलेटेड जो भी पेशेंट है उसको केयर ट्रीटमेंट देना और उसकी स्ट्रेस लेवल को रिड्यूस करना, ये सारा चीज़ आएगा। तो ये पूरा हमारे 15 चैप्टर जो है कंप्लीट हुए, 15 या 16। फिर आता है आपका ड्रग डी एडिक्शन प्रोग्राम। तो ड्रग डी एडिक्शन प्रोग्राम में क्या क्या है उसको देख लेते हैं। तो ड्रग डी एडिक्शन प्रोग्राम, द ड्रग डी एडिक्शन प्रोग्राम वॉज स्टार्टेड इन इंडिया बाय मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर इन 1995 to 1986, ठीक है, एंड वॉज लेटर रिवाइज्ड इन 1994 एंड देन इन 1996 अगेन। तो यहाँ पे जो ड्रग एडिक्शन प्रोग्राम है वो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा 1985 to 1986 में लॉन्च किया गया था। फिर इसको रिवाइज 1994 में लाया गया था, फिर उसके बाद इसको 1996 में फिर से बनाया गया। फिर द प्रोग्राम स्टार्टेड एज अ स्कीम विथ फंडिंग फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन बाय स्टेट। तो यहाँ पे जो है सेंट्रल गवर्नमेंट से फंड लेकर के ये स्टेट लेवल पे इम्प्लीमेंटेशन प्रोग्राम ये चलाया गया इस ड्रग एडिक्शन का। द स्ट्रेटजीज अंडर द प्रोग्राम नीड कोऑर्डिनेशन बिटवीन वेरियस डिपार्टमेंट एंड मिनिस्ट्री। एम्स एंड ऑब्जेक्टिव क्या है इस प्रोग्राम के? टू create awareness about ill effect of alcoholism एंड सब्सटेंस अब्यूज़ टू द इंडिविजुअल में कि उसका इफेक्ट क्या होता है अल्कोहल और सब्सटेंस अब्यूज़ करने का, इसको बताना है, अवेयरनेस कराना है। टू डेवलप कल्चर स्पेसिफिक मॉडल फॉर प्रिवेंट ऑफ एडिक्शन एंड ट्रीटमेंट एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ एडिक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे वही है सेम कि इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि अल्कोहलिज्म और सब्सटेंस अब्यूज से रिलेटेड अवेयरनेस करना, उससे रिलेटेड प्रिवेंशन, ट्रीटमेंट और रिहेबिलिटेशन सर्विसेज को रन कराना। तो यहाँ पे एम्स एंड ऑब्जेक्टिव है, फिर ये भी एम्स एंड ऑब्जेक्टिव है। टू इवॉल्वेट एंड प्रोवाइड अ कंप्लीट रेंज ऑफ कम्युनिटी बेस्ड सर्विसेज फॉर आइडेंटिफिकेशन, मोटिवेशन, डिटॉक्सिफिकेशन, काउंसलिंग, आफ्टर केयर एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ यूजर्स। सेम वही लाइन लिखा हुआ है। इंक्रीज कम्युनिटी पार्टिसिपेशन एंड पब्लिक कोऑपरेशन फॉर रिडक्शन ऑफ इन डिमांड ऑफ सब्सटेंस हैविंग पोटेंशियल फॉर एब्यूज। तो यहाँ पे जो है कम्युनिटी पार्टिसिपेशन को इंक्रीज करना, इसको जो ड्रग एडिक्शन प्रोग्राम है उसको ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस बढ़ाने के लिए। द एक्टिविटी आर डिवाइडेड इंटू टू आर्म। तो यहाँ पे जो ड्रग एडिक्शन प्रोग्राम है उसके एक्टिविटी को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, सप्लाई रिडक्शन और डिमांड रिडक्शन। तो सप्लाई को, सबसे पहले सप्लाई को रिडक्ट करना है, फिर उसके बाद डिमांड को रिड्यूस करना है। तो इसको देखते हैं।
सप्लाई रिडक्शन फोकस ऑन रिड्यूसिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ इलिसिट ड्रग विद इन द कंट्री। कंट्री में जो भी इलिसिट ड्रग है उसको, उसकी सप्लाई को क्या करना, उसमें फोकस करना और रिड्यूस करना। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स विद डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू एक्ट एज अ नोडल एजेंसी। और यहाँ पे कौन वर्क करेगा, जो नोडल एजेंसी है, होम अफेयर मिनिस्ट्री ऑफ, ठीक है, तो ये यहाँ पे वर्क करेंगे। फिर डिमांड रिडक्शन इंक्लूड अवेयरनेस जनरेशन, काउंसलिंग, ट्रीटमेंट एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ यूज़र एंड एडिक्ट। जो भी एडिक्ट हो चुके हैं या यूज़र्स हैं उसके बीच में इसको काउंसलिंग प्रोवाइड करना, रिहेबिलिटेशन देना और यहाँ पे अवेयरनेस प्रोवाइड करना। फिर अवेयरनेस देंगे तभी वो जो डिमांड है उनके वो कम होंगे। द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर इज अ मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग ट्रीटमेंट सर्विसेज टू एडिक्ट। यहाँ पे जो है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, ठीक है, अवेयरनेस कराने के लिए और डिमांड को रिड्यूस करने के लिए और सप्लाई को रिड्यूस करने के लिए यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स विद डिपार्टमेंट, ये जो है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। फिर उसके बाद आता है आपका डी एडिक्शन सेंटर इन इंडिया। तो डी एडिक्शन सेंटर इन इंडिया, नेशनल ड्रग डिपेंडेंस ट्रीटमेंट सेंटर NDDTC has been established under AIMS New Delhi. De-addiction center in a PGI Chandigarh and NIMHANS have been upgraded to 30 bedded facility। तो कहाँ कहाँ ये डी एडिक्शन सेंटर है, तो ये जो निमहंस में है और ये नेशनल ड्रग डिपेंडेंसी ट्रीटमेंट NDDTC है। यहाँ पे जो है PGI चंडीगढ़ निमहंस में 30 बेड्स फैसिलिटी है इन लोगों के लिए। आल्सो द डी एडिक्शन सेंटर हैव बीन स्टेबलाइज्ड डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल, श्रीमती शुचिता कृपलानी हॉस्पिटल न्यू दिल्ली एंड जवाहरलाल नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च जयपुर। तो ये सारे जो कॉलेजेस हैं, मेडिकल इंस्टीट्यूशन है, यहाँ डी एडिक्शन सेंटर बनाए गए हैं इंडिया में। डी एडिक्शन सेंटर इन इंडिया और कुछ और है, तो यहाँ पे NDDTC is a center for de-addiction and rehabilitation services to the user, research along with training and capacity building for doctor to treat substance and use disorder। तो ये जो सेंटर होते हैं वहाँ पे क्या होते हैं कि जो रिसर्च के प्रोग्राम भी होते हैं, ट्रेनिंग भी दिए जाते हैं और वहाँ पे ट्रीट भी किए जाते हैं जो भी मेंटल इलनेस है उसको। द फंड आर आल्सो बीइंग प्रोवाइडेड फॉर सेटिंग अप ऑफ डी एडिक्शन सेंटर across the country and to the NGOs for de-addiction services and rehabilitation। यहाँ पे NGO और जो भी सर्विसेज हैं, ठीक है, उसके थ्रू यहाँ पे जो है फंड्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं ये सर्विसेज को रन करने के लिए। मेंटल हेल्थ और डी एडिक्शन क्लिनिक पंजरपोल, गोधरा, पंचमहल एंड गुजरात, यहाँ पे जो है डी एडिक्शन क्लिनिक भी बनाए गए हैं। फिर आता है नेशनल ड्रग डिमांड रिडक्शन पॉलिसीज। तो कौन कौन से ड्रग के डिमांड को रिड्यूस करने के लिए पॉलिसी बनाए गए हैं, तो यहाँ पे अंडर मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट नेशनल ड्रग डिमांड रिडक्शन पॉलिसी हैज़ बीन प्रपोज्ड इन मार्च 2013 में इसको लाया गया था विद इन द ऑब्जेक्टिव्स टू, उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्रिएट अवेयरनेस अबाउट इल इफेक्ट ऑफ सब्सटेंस अब्यूज़। सब्सटेंस यूज़ करने से कौन कौन से इफेक्ट होते हैं, इल इफेक्ट, उसको अवेयरनेस बढ़ाना। फिर प्रोवाइड अ रेंज ऑफ कम्युनिटी बेस्ड अवेयरनेस, तो कम्युनिटी में इस चीज़ से रिलेटेड अवेयरनेस को बढ़ाना। स्ट्रेंथ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, और जो ह्यूमन रिसोर्स है उसका डेवलपमेंट करना, स्ट्रेंथ को बढ़ाना। फिर प्रिवेंटिव एंड प्रमोटिव मेंटल हेल्थ सर्विसेज, तो कौन कौन से प्रिवेंटिव प्रमोटिव मेंटल हेल्थ सर्विसेज बनाए गए, तो मेंटल हेल्थ हेल्पलाइन, तो यहाँ पे हेल्पलाइन बनाए गए हैं। ये जो है हेल्पलाइन है, यहाँ पे कॉल करके 24/7 यहाँ पे केयर प्रोवाइड किए जाते हैं, इसमें कॉल कर सकते हैं। सुसाइड प्रिवेंशन प्रोग्राम बनाए गए हैं 24 आवर, यहाँ पे भी सर्विसेज ऑल 7 डेज हर वीक में यहाँ पे टेलीफोन के थ्रू काउंसलिंग वगैरह दिया जाता है। लाइफ स्किल्स प्रोग्राम, तो यहाँ पे स्किल को डेवलपमेंट करने के लिए काउंसलिंग वगैरह सर्विसेज प्रोवाइड किए जाते हैं। फिर आता है आपका यहाँ पे है स्क्रीनिंग मैनेजमेंट एंड रिफरल सर्विसेज भी। स्क्रीनिंग यानी कि उसका ट्रीटमेंट वगैरह केयर वगैरह प्रोवाइड किया जाता है वहाँ पे। असेसमेंट ऑफ फैमिली, फैमिली को असेस करना। असेसमेंट ऑफ कम्युनिटी, कम्युनिटी ग्रुप कैसा है, फिर उसके जो इलनेस है उससे रिलेटेड प्लानिंग करना, इम्प्लीमेंटेशन करना, फिर फैमिली में इंटरवेंशन करना, इंटरवेंशन के बाद कम्युनिटी इंटरवेंशन, फिर इवॉल्वेशन करना लास्ट में, ठीक है। तो ये सारे जो है मैनेजमेंट करते हैं, रिफरल स्क्रीनिंग में आ जाएंगे हमारे मेंटल हेल्थ के। फिर आता है एक्सरसाइज, एक्सप्लेन द डिफरेंसेस बिटवीन मेंटल हेल्थ एक्ट एंड मेंटल हेल्थ केयर। तो मेंटल हेल्थ एक्ट क्या होते हैं 1987 और मेंटल हेल्थ केयर 2017, इसमें क्या
डिफरेंस है उसको बताना। तो यहाँ पे जो है पूरा चैप्टर जो है कंप्लीट हुआ। आई होप कि आपको समझ आया होगा, क्योंकि ये मैंने बहुत ही सिंपल वे में बताया, क्योंकि इसको ऑलरेडी सब रीड कर चुके हैं एक बार, और एक बार ऐसे ही गो थ्रू करने से इसको समझ आ जाएगा। ठीक है सभी कैंडिडेट को। तो इस वीडियो को शेयर कर देना सबको, ताकि बहुत सिंपल वे में आपको समझ आ जाए कि मेंटल हेल्थ एक्ट है क्या और डी एडिक्टेशन प्रोग्राम होता क्या है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर या नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, विश यू ऑल द बेस्ट एंड गुड लक।